जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने महाराणा सांगा के बारे में पढ़ा था कि महाराणा सांगा ने किस प्रकार जो है मेवाड़ का राज्य प्राप्त किया। वो इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था। और फिर महाराणा सांगा की जो लड़ाइयाँ हैं वो देखा था हमने कि 1509 में जो है राजा बनता है, करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देता है। और उसके बाद में उसकी जो लड़ाइयाँ हैं वो दिल्ली के साथ, इब्राहिम लोदी के साथ होती है, जिसके दो युद्ध हैं, एक तो खातौली का युद्ध और एक बाड़ी का युद्ध, वो देख लिया था। फिर मालवा का जो है महमूद खिलजी सेकंड, उसके साथ लड़ाई होती है मेदिनी राय को लेकर के। वो 1519 की बात है, जिसमें गागरोन के युद्ध में वो उसको परास्त करता है। और गुजरात का जो मुजफ्फर शाह है उसके साथ लड़ाई होती है ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के। और इसी समय जो है भारत पर एक विदेशी आक्रमणकारी दस्तक दे रहा था, कौन? बाबर, जो कि फरगना अफगानिस्तान की तरफ से आया था। उसने पानीपत के फर्स्ट युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ये 1526 की बात है। और वो दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। तो उस समय जो दो शक्तियाँ थी, एक तो बाबर और एक महाराणा सांगा, तो दोनों के बीच लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात थी। तो पहला जो युद्ध होता है वो होता है बयाना का युद्ध, जिसमें महाराणा सांगा बाबर की सेना के जो दो सेनापति हैं उनको हरा देता है। और फिर बाद में जो अगला युद्ध होता है वो होता है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध से पहले हमने देखा था कि महाराणा सांगा ने कौन सी तैयारियां करी थी। उसने पाते परवण भेजा था सब राजाओं को कि वो आए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक विदेशी आक्रमणकारी जो आया है उससे युद्ध करे। तो हमने देख लिया था कि कौन कौन से राजा कहाँ से आए थे, वो लिस्ट आप देख लेना। और उधर जो है बाबर ने कौन कौन सी तैयारियां करी थी वो सारी बातें हमने देख ली थी। युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में बारूद यानी कि तोपों का प्रयोग और उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति की वजह से जो है महाराणा सांगा हार जाते हैं और भारत पर जो है बाबर का अधिकार हो जाता है। तो वो चीज़ देख ली थी। फिर बाद में यहाँ से घायल सांगा को बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहाँ उसका इलाज होता है। इरीच में उसके सरदार जो है उसको जड़ दे देते हैं और कालपी में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी है और उसका एक चबूतरा बसवा दौसा में। हमने सारी बातें देख ली थी। आज हम जो देखने वाले थे वो है जो महाराणा सांगा है उनके उत्तराधिकारियों के बारे में, कि उसके बाद में घटनाक्रम किस प्रकार रहा। तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। हम इतिहास को डिटेल से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने जो सभ्यताएं और जो पाषाण काल है वो जो पढ़ा रखा है, तो उसकी अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वो देख लेना। तो आज का जो टॉपिक है वो है महाराणा सांगा के उत्तराधिकारी। तो शुरू करते हैं। देखिए, महाराणा सांगा का सबसे बड़ा बेटा था भोजराज। कौन था? भोजराज। ये ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र। इसकी माता का नाम था, माता थी कुंवरबाई। कुंवरबाई। भोजराज, इसका विवाह जो प्रसिद्ध संत रही है मीराबाई, महिला संत मीराबाई के साथ हुआ था। देखिए, ये जो विवाह हुआ था ये हुआ था सन 1516 ईस्वी में। बहुत सारी किताबों में ये सन अलग अलग मिलता है, लेकिन इसको ध्यान रखना 10वीं बोर्ड की 10वीं की जो NCERT की बुक है उसमें भी ये 1516 दे रखा है। और अभी जो रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये 1516 ही है, तो इसको क्लियर कर लेना। और मीराबाई के बारे में वैसे मैं जब संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल से बता दूंगा। फिर भी कुछ बातें हैं कि मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? कुड़की, जो कि वर्तमान ब्यावर में पड़ता है। जेतारण तहसील है, उसमें गांव है कुड़की, और ये कहाँ पड़ता है? ब्यावर में। तो ये इसके पिता रतन सिंह जी थे, राव दुदाई की तो पोती थी ये। तो ये मीराबाई हैं और इन्होंने अपना अंतिम समय जो है डकोर का जो मतलब गुजरात में रणछोड़ दास जी का मंदिर है वहाँ पे बिताया था। तो वो सारी बातें हम देख लेंगे। तो ये ध्यान रखना स्पेशली कि एक तो मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ है और भोजराज की मृत्यु को लेकर के भी जो है इतिहासकार एक मत नहीं है। मृत्यु किसकी? भोजराज की। देखिए, कुछ इतिहासकार तो इसकी जो मृत्यु है वो मीरा की शादी के 1 साल बाद मानते हैं, यानी कि 1517। कुछ इतिहासकार इसकी जो शादी है हुई थी तो उसके 7 साल बाद मानते हैं, यानी कि एक मत तो आता है सन 1523 ईस्वी का। लेकिन अपने जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इनकी मृत्यु खानवा के युद्ध में बताई है।
किसमें कि ये महाराणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई में गए थे। तो खानवा का युद्ध है, खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध हुआ था सन 1527 ईस्वी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये स्पेशल है कि गौरीशंकर हीराचंद के अनुसार जो भोजराज की मृत्यु कहाँ हुई थी, खानवा के युद्ध में। इसके बाद में जो राणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो अगला राजा बना था वो था कौन, रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड कब से, 1528 से 31 1528 से 31 तक। कौन, रतन सिंह सेकंड। देखिए रतन सिंह सेकंड ज़्यादा लंबे समय तक इसने शासन नहीं किया। ये मारवाड़ की एक राजकुमारी थी धन कुंवर, धन कुंवर उनका पुत्र था। भाई राजा अनेक शादियां करते थे, तो मारवाड़ की राजकुमारी थी धन कुंवर, उनका बेटा था रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड इसने क्या किया कि जो जयपुर के हैं कौन, पृथ्वीराज खचुआ, तो पृथ्वीराज खचुआ की जो बेटी उसे चोरी छिपी हुआ कर लिया था, और उसकी शादी जो है बाद में, इस बात का किसी को पता नहीं चला, और उसकी शादी जो है बाद में बूंदी के सूरजमल जी से हो जाती है। तो जब बूंदी के सूरजमल हाड़ा को उस बात का पता चलता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या है, वेमन से था, और उस बात को लेकर के वो उसके कहीं ना कहीं ठेस थी, किसके, बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ। तो एक बार ये जो है रतन सिंह को बूंदी में अहेरिया उत्सव मनाते हैं, अहेरिया उत्सव, और वो निमंत्रण देता है। ये बसंत के टाइम पे, बसंत ऋतु जो आती है, तो उस टाइम पे जो है राजा महाराजा शिकार खेलने जाते हैं। तो रतन सिंह जी जब वहाँ शिकार खेलने गए थे तो सूरजमल ने जो है मौका देख करके यहाँ पे इसको जो है मार दिया था। तो ध्यान रखना, जो रतन सिंह जी उनकी बूंदी में, कहाँ पे, बूंदी में अहेरिया उत्सव पर शिकार खेलते हुए यहाँ इनकी मौत हो जाती है। तो दो बेटे हो गए महाराणा सांगा के, भोजराज और रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड के बाद में जो है देखिए अगला राजा, ऐसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि महाराणा सांगा ने अपने जीते जी जो रणथंबोर है, रणथंबोर, वो किसको दे दिया था, अपनी जो रानी है कर्मावती। रणथंबोर की जागीर जो है रानी कर्मावती को दे दी थी। और यहाँ पे रणथंबोर में रानी कर्मावती अपने बेटे, दो बेटे थे, एक तो विक्रमादित्य और एक था उदय सिंह, इनके साथ जो है ये रणथंबोर में रह रही थी। तो महारानी कर्मावती जो है उसका जो कालक्रम है विक्रमादित्य के समय। तो रतन सिंह के बाद में अगला जो राजा बनता है 1531 से 36 तक, तो कौन रहता है, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का जो कालक्रम है वो देखते हैं, इसको ध्यान रखना भाई, ये अपडेट चीज है। जन्म कुड़की ब्यावर में हुआ, ये जेतारण में पड़ता है। और रतन सिंह की जो मृत्यु कहाँ हुई थी, अहेरिया उत्सव में, बूंदी में। अगला जो राजा बना था वो था कौन, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। ये बना था 1531 से 36 ईस्वी तक। ठीक है, माता है इसे कर्णावती या कर्मावती, और ये कहाँ रह रहे थे, इसका एक और बेटा था कौन, उदय सिंह। देखिए कर्मावती, जब उधर रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो जो विक्रमादित्य उसको राजा बनाया गया, लेकिन विक्रमादित्य में जो है राजा के गुण नहीं थे, मतलब ये सरदारों से थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करता था, इसमें शासन के गुण नहीं थे। तो शासन कौन संभालती थी, कर्मावती। इसको, ये जो कर्मावती है ये बूंदी नरेश नर्मदा हाड़ा की पुत्री थी, तो इसको हम हाड़ी रानी भी बोलते हैं, हाड़ाओं की बेटी है तो हाड़ी रानी। ठीक है, बूंदी की थी ये। तो अब विक्रमादित्य के समय एक घटना घटित होती है कि सन 1533 ईस्वी में गुजरात का एक राजा कौन है, बहादुर शाह। बहादुर शाह अपने एक सेनापति रूमी खां के नेतृत्व में जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है, क्योंकि इस समय जो है खानवा का युद्ध लड़ा था और उसी के बाद में जो है मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब चल रही थी, और राजा भी इतना ज़्यादा यूँ शक्तिशाली नहीं था
तो इस बात का फ़ायदा उठा करके जो बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, और मेवाड़ पर आक्रमण करता है तो जो हाड़ी रानी है कर्मावती जी, ये बहादुर शाह के साथ संधि करती है। कौन? कर्मावती संधि करती है, और संधि के तौर पे जो है इसको बहादुर शाह को रणथंभौर का किला, रणथंभौर का किला और कुछ जो धन है दे करके यहाँ से वापस भेज देती है। ठीक है, तो बहादुर शाह जो है रणथंभौर का किला और कुछ रुपए पैसे जो दिए थे वो लेकर के चला जाता है। अब वही बात है कि एक बार अगर मान लो किसी शेर के मुंह में अगर खून लग जाए ना तो बाद में नरबक्षी हो जाता है। तो वही चीज़ है, बहादुर शाह सोचता है कि यार जब बिना लड़े हमें रणथंभौर मिल गया और मेवाड़ वालों के पास किलों की कोई कमी नहीं है, तो बहादुर शाह का सेकंड आक्रमण होता है 1534-35 ईस्वी में। भाई 34 में आता है, 35 लास्ट तक रहता है, तो इसलिए हम इसको 34-35 बोल देते हैं। तो वापस आक्रमण होता है। अब रानी सोचती है कि यार ये विक्रमादित्य जो है लड़ने की स्थिति में है नहीं, थोड़ा छोटा है, और राजकाज कौन संभाल रही थी? कर्मावती जी। तो कर्मावती जो ठिकानों के सरदार थे उन सबको लेटर लिख दिए, भाई हमने देखा था कि मेवाड़ में जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ के अलावा इनके जो सगे संबंधी थे वो आसपास के ठिकानों में रह रहे थे, तो 16 मुख्य ठिकाने थे। तो कर्मावती सबको लेटर भेजती है और कहती है आप लड़ने के लिए आइए, भाई राजा लड़ने की स्थिति में नहीं है, और वैसे भी आते थे। तो बहादुर शाह सेकंड युद्ध मतलब सेकंड बार जब हमला करता है तो कर्मावती जो है अपने जो दो बेटे हैं, किस किस को, इसको विक्रमादित्य और उदय सिंह को, विक्रमादित्य और उदय सिंह, इनको तो कहाँ भेज देती है? अपने पिहर, कहाँ पे? बूंदी में। और चित्तौड़ का बार है वो किसको सौंप दिया जाता है? जो देवलिया है, देवलिया जिसको हम प्रतापगढ़ कहते हैं अभी, ये पहले चित्तौड़ का एक ठिकाना था, देवलिया प्रतापगढ़। तो यहाँ के बाघ सिंह जी जो हैं वो चित्तौड़ के किले का बार संभालते हैं। बाघ सिंह जी खानवा के युद्ध में जीवित बच गए थे, तो इनको वापस एक बार फिर राष्ट्र के लिए जो है मतलब देशभक्ति प्रदर्शित करने या लड़ने का मौका मिलता है, तो बाघ सिंह जी आते हैं। तो उस दिन बाघ सिंह ने जो है राजा विक्रमादित्य का जो है तब संरक्षक कौन बना? वो था बाघ सिंह। तो हम यहाँ के राजाओं को दीवान बोलते थे, तो उस दिन से जो है बाघ सिंह का नाम देवलिया दीवान पड़ गया, देवलिया दीवान पड़ गया। ठीक है, अब एक और कहानी जो है आपने वो सुनी होगी कि कर्णावती ने जो है या रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी किसको? हुमायूं को। तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी कि भाई आप आओ और मेरी रक्षा करो, लेकिन जो है बहादुर शाह ने इसको चुपके से जो है जिहाद घोषित कर देता है कि मैं धर्म युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। ये इसको लेटर लिखता है हुमायूं को। कौन? बहादुर शाह। और हुमायूं जो है ग्वालियर में रुक जाता है। कहाँ पे? ग्वालियर में। फरिश्ता के अनुसार ये जो है सारंगपुर में रुका था, तो वो ध्यान रखना है, अगर स्पेशल पूछ ले कभी तो। कहाँ पे? ये फरिश्ता जो एक इतिहासकार हुए हैं या लेखक कह सकते हैं, तो फरिश्ता के अनुसार सारंगपुर में, और वैसे कहाँ रुका था? ग्वालियर में। तो बहादुर शाह इसको चुपके से जिहाद घोषित कर देता है कि मैं धर्म की लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ और आप बीच में मत आओ। तो ये हुमायूं युद्ध में आने से जो है रुक जाता है, वो आता नहीं है। तो वो ध्यान रखना। इधर जो है बहादुर शाह गुजरात पे और मालवा पे भी इसका कंट्रोल है, तो ये सोच रहा था कि मैं चित्तौड़ को जीत करके यहाँ से सीधा जो है मालवा की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो इस वजह से जो है ये वापस चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अब सामने वाले राजा की सेना ज़्यादा और अपनी सेना कम हो तो क्या होता है? वही एक घटना की अपने पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि पूरी जी जान लगा करके जो है दुश्मन का मुकाबला करना। तो यहाँ पे चित्तौड़ का दूसरा साका होता है, सेकंड साका, चित्तौड़ का दूसरा साका। पहला साका हमने देख ही लिया कि रावल रतन सिंह जी के समय हुआ था, जब अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी का। तो सेकंड साका होता है। तो इस साके में दो घटनाएं होती है, एक तो केसरिया और एक होता है जौहर। क्या होता है? जौहर। अगर आपने
केसरिया और जौहर के बारे में नहीं पढ़ा है, डिटेल से देखना चाहते हो तो जो वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा आई बटन पर, यहाँ से देख लेना। इसके बारे में मैंने कंप्लीट पूरा डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, तो देखना। जौहर को लीड कौन करती है, तो कौन करेगी, रानी कर्मावती। और रानी कर्मावती जो है 1300 रानियों के साथ जौहर करती है। और उसके बाद में जो है केसरिया को लीड कौन करता है, जो देवलिया के बाघ सिंह जी वो लीड करते हैं, किसको, केसरिया को। और ये जो है पांडुपोल चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है। पांडुपोल मतलब एक चित्तौड़ के किले का एक दरवाजा है पांडुपोल, वहाँ पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार तो जो है कर्मावती ने 13,000 रानियों के साथ जोर किया था, और इस युद्ध में जो है 32,000 जो राजपूत सरदार सैनिक हैं वो काम आए थे। तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद में जो है ये घटनाक्रम होने के बाद में बहादुर शाह जो है यहाँ से वापस लौट जाता है, क्योंकि हुमायूं इधर से आगे बढ़ता है। कहाँ से, एमपी से, मतलब मालवा से आगे आता है। तो हुमायूं के डर से जो है बहादुर शाह भाग जाता है, और ये इधर जो पुर्तगाली हैं उनके खिलाफ जो है लड़ता हुआ मारा जाता है, क्योंकि ये दमन दीव चला जाता है। दमन दीव से जो है ये पुर्तगाली इधर आ रहे थे गुजरात की साइड में, तो ये वहाँ पे जो पुर्तगालियों के विरुद्ध है वो वहाँ समुद्र में युद्ध करते हुए या उनके खिलाफ जो है लड़ता हुआ मारा जाता है। देखिए ये भाग्य की विडंबना देखिए कि इस बहादुर शाह को जो है महाराणा सांगा के समय जो है इसको यहाँ पे शरण दी थी, जब इसके भाइयों के इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, तो बहादुर शाह को जो है चित्तौड़ में रखा था। और फिर बाद में जो है यही आदमी जो है यहाँ पे आकर के चित्तौड़ पे हमला करता है। तो देखिए कभी कभी जो हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ना, तो वो गलत पड़ जाता है। तो वही यहाँ पे बहादुर शाह के साथ हुआ था कि इसने खुद ने यहाँ पे चित्तौड़ में असाइनमेंट लेकर के जो है अपना जीवन बिता के गया था, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, वो वाली बात है। तो एक बहादुर शाह के बारे में एक और भविष्यवाणी कर रखी थी किसी सेठ ने कि जैसे चित्तौड़ का विनाश होगा तो उसके साथ तेरा भी जो है विनाश हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे चित्तौड़ के पे अधिकार हो जाता है, तो उसके बाद में इसको भी जो है ये मर जाता है। तो बहादुर शाह के जाने के बाद में वापस विक्रमादित्य आता है, और विक्रमादित्य आते ही ये थोड़ा सा इसमें क्या है, ज़्यादा ही गुण थे नहीं राजा के, तो सरदारी से थोड़े नाराज रहते थे। तो विक्रमादित्य के बाद में यहाँ कुछ दिनों तक राज करने के लिए किसको बुलाया जाता है, बनवीर को। जैसे बनवीर आता है तो बनवीर के मन में थोड़ा सा क्या है, ऐसा होता है कि वो शासन संभालता है और सोचता है कि ये अच्छी बात है कि भाई मेरे को बिना कुछ किए ही जो है चित्तौड़ का राज्य मिल गया। अब वो उसके मन में पाप आता है और वो जो विक्रमादित्य को मारने की सोचता है। फिर वो सोचता है कि यार मैं विक्रमादित्य को मार दूंगा तो अगला राजा कौन बनेगा, उदय सिंह। क्यों ना मैं दोनों को मार दूं और वो जो है चित्तौड़ का मैं राजा बना रहूंगा फिर। तो ये जो है कौन, बनवीर विक्रमादित्य को मारने की प्लान करता है, और विक्रमादित्य को ये एक दिन मार देता है। विक्रमादित्य की हत्या कौन करता है, बनवीर। विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद में बनवीर जो है उदय सिंह को भी मारना चाह रहा था, और इसी को लेकर के जो है बनवीर महलों में आता है। तो उस टाइम पे जो है एक महिला, कौन, पन्नाधाय, पन्नाधाय, ये धाय माँ थी किसकी, उदय सिंह की इनकी। धाय माँ का मतलब यूं है कि जो जन्म देने वाली माँ अलग होती है और उसको पालने पोसने वाली, ये राजाओं में होता था उस टाइम पे, तो वो अलग होती थी। जैसे कि हमने देखते हैं कि जो कृष्ण हैं वो देवकी के पुत्र हैं, लेकिन उसको जो पालन पोषण किया उनका, वो किसने किया था, यशोदा ने। तो यशोदा उनकी क्या हो गई, धाय माँ हो गई। तो उसी तरीके से राजाओं के टाइम पे भी क्या है, जन्म तो रानियां देती थी, लेकिन उनको पालने पोषने का काम कुछ और महिलाएं करती थी। वर्तमान समय में कहें तो जो आया होती है, आया वो, या फिर जो नर्स होती है वो कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो पन्नाधाय का भी एक बेटा था चंदन, कौन था, चंदन। और उदय सिंह और चंदन ये दोनों हम उम्र थे। तो बनवीर को पता नहीं था कि भाई यहाँ पे जो है जो सो रहा है वो चंदन है, लेकिन पन्नाधाय ये जानती थी। लेकिन फिर भी पन्नाधाय राष्ट्रभक्त महिला थी, और ये क्या है, अपने राजा को बचाना चाह रहे थे कि भाई विक्रमादित्य को मार दिया, अगर उदय सिंह भी खत्म हो जाएगा तो फिर राज करने वाला कोई बचेगा नहीं।
तो पन्नादाय जो है, जब वो बनवीर पन्नादाय से पूछता है कि कहाँ है उदय सिंह, तो वो इशारा करती है कि जहाँ पे एक लड़का सो रहा था 10-15 वर्ष का। तो बनवीर आता है और बिना देखे जो है तलवार का वार करता है और उस लड़के को मार करके चला जाता है। तो जो लड़का मारा उसने वो कौन था? चंदन। लेकिन यहाँ पे उदय सिंह को जो है पन्नादाय बचा लेती है। अब पन्नादाय इतिहास का एकमात्र ऐसा उदाहरण है, देखिए, जो राष्ट्र उस समय कौन होता था, अपनी जो रियासत है उसका जो राजा है वही देश है। तो इतनी स्वामी भक्ति का उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। यह ऐसा अनुपम उदाहरण कहीं पे मिलता भी नहीं है कि जिसमें एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने देश के लिए, अपने राजा की रक्षा के लिए अपने बेटे को बलिदान कर दे। तो ये नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो पन्नादाय का है। इसके अलावा मुझे इतिहास में ऐसा और कहीं पे भी सुनाई नहीं देता कि एक माँ राष्ट्रभक्ति के लिए अपने बेटे को बलिदान कर देती है। ठीक है, तो वो चीज़ें। अब यहाँ से उदय सिंह को जो है आपने फिर वो एक और कहानी है, थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी है कि इतिहास में जब हम पढ़ते हैं छोटी कक्षाओं में, तो वो कहानी थी कि उदय सिंह को जो है एक जो बारी जाति होती है उसमें वो पत्तल की टोकरी में छुपा करके भेजा जाता है। तो ऐसा नहीं था कि जब सांगा की मृत्यु हुई थी ना, तो उदय सिंह जी जो हैं वो लगभग 6 साल के थे, और जब ये घटना घटित हुई तो उस वर्ष तक जो है उदय सिंह लगभग 14-15 साल का लड़का था। तो वो बात कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही नहीं बैठती है, तो ध्यान रखना। तो पन्नादाय यहाँ पे अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचा लेती है, और उदय सिंह को जो है यहाँ से ले जा करके ये पन्नादाय जो कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ में रखती है। कुंभलगढ़ के किले में जो आशा देवपुरा है, आशा देवपुरा, पहले तो ये मना कर देता है, लेकिन इसकी माता कहती है, ये जाकर के जैसे दरवाजा मतलब बताती है कि भाई मैं पन्नादाय हूँ, वहाँ चित्तौड़ से आई हूँ। तो वो कहता है कि बनवीर हमको भी मार देगा। तो उसकी माँ कहती है आशा देवपुरा से कि इसके पूर्वजों ने जब हमें इस किले की रक्षा के लिए रखा था और तू आज डर के मारे मना कर रहा है। तो उसकी माँ के कहने पर ये वापस इसकी जो देशभक्ति है उसकी चेतना वो जागृत होती है, और आशा देवपुरा इसको कुंभलगढ़ के किले में शरण देते हैं, और वहीं पे इसका लालन पालन होता है। लेकिन ये सारी बातें जो है गुप्त रखी जाती है कि कहीं अगर बनवीर को पता चल गया तो उसको मार देगा। तो ये बात 1537 की है, और बाद में जो है 1540 के समय जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो इसके बारे में पता चलता है कि ये बता देते हैं कि भाई उदय सिंह जीवित है, मरा नहीं है। तो सब मना करते हैं कि उसको तो बनवीर ने मार दिया था ना, कि नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको लाया जाता है, तो कैसे पता चलेगा कि भाई ये उदय सिंह है? तो इसके ननिहाल वालों को, बूंदी वालों को बुलाया जाता है और कहते हैं कि क्या आपका भांजा है? तो वो कहते हैं कि हाँ, नहीं ये हमारा भांजा है। तो इस बात की जब पुष्टि हो जाती है कि भाई जो चित्तौड़ का राजा है वो जीवित है, राजकुमार कौन? उदय सिंह। तब के राज हैं वो अपनी बेटी का विवाह इनसे करते हैं, और अगला जो राजा बनता है चित्तौड़ का वो कौन बनता है? उदय सिंह। तो इसका जो राज तिलक है वो तो वहीं कर दिया गया था। फिर बाद में उन सब सरदार, मेवाड़ी सरदारों को लेकर के जो है चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और 1540 में बनवीर को यहाँ से हरा करके भगा देते, और चित्तौड़ को जो है वापस उसका उत्तराधिकारी मिल जाता है, कौन? उदय सिंह। तो ये सारी बातें हैं। तो अगला जो राजा है हम वो पढ़ेंगे महाराणा उदय सिंह के बारे में। आज की क्लास में हमने जो देखा वो जो सांगा है उसके उत्तराधिकारी कौन, जो भोजराज है उसके बारे में मीरा की कुछ बातें देखिए। उसके बाद में रतन सिंह सेकंड बनता है, फिर कर्मावती, बहादुर शाह का फर्स्ट आक्रमण, और जो सेकंड आक्रमण है उसमें चित्तौड़ का दूसरा शाह का हुआ था। तो सारी बातें हमने देख ली। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो महाराणा प्रताप है उनके पिता उदय सिंह जी के बारे में पूरा डिटेल के साथ। तो इतिहास को कंप्लीट जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए, और जैसे क्लासें आती है तो उनको पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखिए। एक एक चीज़ पूरा कंप्लीट डिटेल से बताई जा रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।